हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ जनरल साइंस, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। माई सेल्फ अनु। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ह्यूमन डिजीज़। तो इस चैप्टर का आज मैं लेके आई हूँ थर्ड पार्ट। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में हमने कौन कौन से रोगों के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, पर्टुसिस, सिफिलिस, न्यूमोनिया, गोनोरिया आदि रोगों के बारे में। तो इन रोगों के बारे में हमने देखा था इनके रोग कारक, रोगों का प्रसार और इनसे प्रभावित होने वाले अंग और इनके प्रमुख लक्षण तथा हमने देखा था इन रोगों से बचाव व उपचार के बारे में। तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। और आज हम क्या देखेंगे बच्चों? आज हम देखेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में। वो डिजीज़ जो वायरस के द्वारा फैलाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? वायरल डिजीज़। ये है एक वायरस का प्रतिकृति। क्या है स्टूडेंट्स? ये वायरस की प्रतिकृति। दिखने में वायरस कैसा होता है? जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं वायरस जनित रोगों को एक एक करके डिटेल से। तो स्टूडेंट्स, पहला वायरस जनित रोग कौन सा है? पहला है रूबेला वायरस, जो कि है जिसको बोलते हैं हम जर्मन वायरस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्मन वायरस भी बोला जाता है। तो रूबेला वायरस का रोग कारक क्या होता है बच्चों? इस रोग का रोग कारक होता है रूबेला वायरस। क्या होता है? रूबेला वायरस ही इस रोग का रोग कारक होता है। और रूबेला वायरस किस प्रकार से फैलता है? मतलब इस रोग का रोग प्रसार कैसे होता है? रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से इसका रोग का प्रसार होता है। अब हम देखते हैं इस वायरस से प्रभावित होने वाले अंग। तो इस वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है? श्वसन तंत्र होता है। अब हम देखते हैं इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति में आने वाले प्रमुख लक्षणों के बारे में। तो इस रोग में लक्षण आते हैं त्वचा पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं और गर्दन की लसिका गांठों में सूजन आ जाती है। तो रूबेला वायरस से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में क्या लक्षण देखे जाते हैं बच्चों? इसमें त्वचा पर लाल रंग के दाने आ जाते हैं और गर्दन में लसिका गांठों में सूजन आ जाती है। अब हम देखते हैं इस रोग से बचने के उपाय या उपचार। तो रूबेला वायरस के अंदर किस प्रकार की वैक्सीन का यूज़ किया जाता है? उस वैक्सीन का नाम है बच्चों MMR। तो MMR की फुल फॉर्म क्या होगी? मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन। MMR एक ऐसी वैक्सीन है जो 3 प्रकार के वायरस जनित रोगों के लिए मिला के बनाई गई है। उसको क्या बोलते हैं? MMR वैक्सीन। मीजल्स, मम्प्स और रूबेला भी ये तीनों भी वायरस जनित रोग हैं। तो अब हम देखते हैं आज का दूसरी डिजीज़ जिसका नाम है वायरल डिजीज़, जिसका नाम है रेबीज, जिसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस रोग का रोग कारक क्या है? रेबीज वायरस। तो रेबीज का रोग कारक क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका रोग कारक होगा रेबीज वायरस। रेबीज वायरस के रोग का प्रसार कैसे होता है? तो रेबीज वायरस का रोग का प्रसार होता है कुत्ते के काटने से, बिल्ली, लोमड़ी आदि के काटने से रेबीज रोग का प्रसार होता है। तो इस रेबीज रोग के अंदर सबसे प्रभावित अंग कौन सा होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इस रेबीज रोग में क्या प्रभावित होता है मनुष्य का? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्व सिस्टम, जो कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण बॉडी सिस्टम होता है। अगर इसके अंदर कोई विकृति आती है तो मनुष्य का शरीर को काम करने में अत्यधिक समस्याएं आती हैं। तो रेबीज वायरस के प्रमुख लक्षण क्या होंगे? इस रोग के रोगी को जल से भय होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इस रोग को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं? इस रोग में जल से रोगी को डर लगता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। यहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिया का मतलब होता है डर। और अब हम देखते हैं रेबीज के
बचाव। रेबीज का दूसरा लक्षण क्या होता है बच्चों? इसमें रोगी को अत्यधिक उत्तेजना होती है और वो अत्यधिक उत्तेजित होकर या मतलब आक्रामक हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके उपचार। तो रेबीज के उपचार के लिए एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। और रेबीज वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी स्टूडेंट्स? रेबीज वैक्सीन की खोज की गई थी लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। अब हम देखते हैं आज का तीसरा वायरल डिजीज। तीसरा वायरल डिजीज कौन सा है स्टूडेंट्स? इस रोग का नाम है मम्प्स। तो मम्प्स के दूसरा नाम क्या है? गलसुआ या कंठमाला। तो किस नाम से जानते हैं मम्प्स को? गलसुआ या कंठमाला। तो इस रोग के रोग कारक को क्या बोलते हैं? मम्प्स वायरस। मम्प्स वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है? गलसुआ या मम्प्स रोग। तो इस रोग का प्रसार कैसे होता है बच्चों? मम्प्स रोग का प्रसार होता है रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से। तो अगर हम किसी रोगी मम्प्स के रोगी से संपर्क में आते हैं तो वो दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण आ जाता है। अब हम देखते हैं मम्प्स से प्रभावित होने वाले अंग। तो इस रोग से प्रभावित होती है मनुष्य की लार ग्रंथियाँ। तो इस रोग के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? मम्प्स के प्रमुख लक्षण क्या होंगे बच्चों? कर्णमूल ग्रंथियों में सूजन आ जाती है तथा गला भारी हो जाता है, मुंह नहीं खुलता और बुखार आ जाती है। तो मम्प्स रोगियों में क्या होता है? कान की मूल ग्रंथियों में क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है और गला क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। और जिससे कि गला भारी हो जाने की वजह से उसका मुंह नहीं खुलता और बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं। और मम्प्स रोगी के बचाव के उपचार क्या होंगे? बचाव व उपचार क्या होता है? MMR टेस्ट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। नेक्स्ट वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी जिसका नाम है खसरा। खसरा को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? खसरा को हम मीजल्स भी बोलते हैं। तो इस रोग का कारक क्या होगा? मोरबेली वायरस, जिसको हम रुबेला वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो डिजीज़ के अंदर से बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इस चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ना चाहिए। तो 4th नंबर डिजीज़ क्या पढ़ रहे हैं हम स्टूडेंट्स? खसरा, जिसको हम मिजल्स भी कहते हैं। और इस रोग के रोग कारक को क्या बोलते हैं? मोरबेली वायरस, जो कि रुबेला वायरस भी कहलाता है। तो खसरा रोग का प्रसार कैसे होता है बच्चों? खसरा रोग का प्रसार होता है वायु व नाक के स्राव से। इस रोग से प्रभावित अंग होते हैं श्वसन तंत्र प्रमुख, और इस रोग के प्रमुख लक्षण होंगे नाक व आँखों में से पानी आना और ज्वर आना और शरीर पर लाल दानों का होना। तो खसरा रोग के लक्षण क्या होंगे? प्रभावित अंग क्या होता है? श्वसन तंत्र होता है और इसके प्रमुख लक्षण होते हैं नाकों आँखों से पानी आता है और बुखार रहता है और शरीर पर लाल दाने होते हैं। इस रोग का उपचार है संपूर्ण आराम। इस रोग के रोगी को पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी जाती है और उबला हुआ पानी पीने को कहा जाता है और MMR टेस्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़ जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इस रोग का अन्य नाम क्या है? मस्तिष्क शोथ। और इस रोग का रोग कारक होता है मेनिंजाइटिस वायरस। मेनिंजाइटिस एक दिमागी बुखार है। इसके अंदर मनुष्य की गर्दन में अकड़न रहती है और इस रोग का प्रसार किसके द्वारा होता है बच्चों? मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क शोथ किसके द्वारा फैलाया जाता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। और इससे प्रभावित अंग क्या होगा? इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है मस्तिष्क का आवरण होता है। और इस रोग के प्रमुख लक्षणों में आता है मेनिंजाइटिस रोग के रोगी के अंदर लक्षण देखे जाते हैं मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाना, तेज सिर दर्द होना, सिर भारी हो जाना। तो ये थे मेनिंजाइटिस रोग के लक्षण। अब हम देखते हैं इस वायरल डिजीज़ के बचाव व उपचार। तो मेनिंजाइटिस का बचाव ही उपचार है। तो रोगी को पहले से ही सावधानी रखनी चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और पानी का भराव नहीं होने देना चाहिए। तो ये थे मेनिंजाइटिस रोग या मस्तिष्क शोथ रोग के बारे में वर्णन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वायरल डिजीज जिसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को हम यकृत शोथ के नाम से भी जानते हैं।
तो यकृत शोथ, इस रोग का रोग कारक है हेपेटाइटिस वायरस। तो इस रोग के रोग कारक का नाम क्या है बच्चों? बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि इस वायरल डिजीज़ के नाम पर ही इस वायरस के रोग कारक का नाम है, जिसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस। और इस रोग का प्रसार होता है संदूषित जल व संदूषित भोजन के द्वारा। हेपेटाइटिस के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है बच्चों? तो हेपेटाइटिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है यकृत। तो कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। और हेपेटाइटिस के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं बच्चों? इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं यूरिन मतलब पेशाब का रंग पीला हो जाता है, और आँखों और नाखूनों पर पीलापन आ जाता है, तथा रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? यूरिन का पीला हो जाना, आँखों व नाखूनों पर पीलापन बढ़ना, और रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। यकृत शोथ भी बोलते किसको? हेपेटाइटिस को। और इस रोग का बचाव व उपचार क्या होगा स्टूडेंट्स? इस रोग में हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है, और पौष्टिक आहार और हल्के भोजन को प्रीफर किया जाता है। तो ये क्या था? हेपेटाइटिस रोग, जिसको हम बोलते हैं यकृत शोथ भी कहते हैं। नेक्स्ट डिजीज है स्टूडेंट्स पोलियो। तो पोलियो रोग का रोग कारक होगा पोलियो वायरस, और इस रोग का प्रसार होता है संदूषित भोजन व संदूषित जल के द्वारा। और सबसे अधिक प्रभावित अंग क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्व सिस्टम। और पोलियो वायरल डिजीज़ में प्रमुख लक्षण क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें होते हैं पेशियों में स्थायी रूप से स्थिरता आ जाती है। तो पोलियो में क्या होता है? रोगी की पेशियों में स्थायी रूप से क्या देखी जाती है? स्थिरता आ जाती है। और पोलियो के बचाव व उपचार है ओवीपी वैक्सीन और साक वैक्सीन। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिजीज, जो कि एक प्रकार का बुखार है, जिसको बोलते हैं वायरल डेंगू, यानी कि डेंगू ज्वर। इस रोग के बारे में हम देखते हैं। तो इस रोग का कारक क्या होता है बच्चों? इस रोग का कारक होता है डेंगू वायरस, जिसको हम फ्लेबी आर्बो वायरस भी कहते हैं। तो डेंगू के रोग कारक को क्या बोलते हैं हम? फ्लेबी आर्बो वायरस। तो इस रोग का प्रसार, डेंगू का प्रसार किस प्रकार से होता है? तो डेंगू का प्रसार होता है, इस रोग का प्रसारक होता है एडिस इजिप्टाई मच्छर। तो एडिस इजिप्टाई मच्छर के द्वारा क्या होता है? डेंगू ज्वर का प्रसार होता है। और इसमें सबसे अधिक प्रभावित अंग होता है पेशियों हड्डियों को प्रभावित करती है क्या? डेंगू ज्वर एक प्रकार का बुखार, जो कि सबसे ज़्यादा मनुष्य की पेशियों व हड्डियों को प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं डेंगू ज्वर के प्रमुख लक्षण। इस बुखार में सबसे ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं तेज़ बुखार का आना, पेशियों व जोड़ों में जकड़न होना, दर्द होना, हड्डी तोड़ बुखार आना, प्लेटलेट्स में कमी आना। तो ये थे डेंगू के लक्षण। और अब हम देखते हैं इसका उपचार। तो डेंगू रोग में बचाव ही उपचार है। मनुष्य रोगी होने के बाद में स्वतः ही धीरे धीरे रिकवर करता है। तो इसका उपचार है बचाव ही उपचार है। तो रोगी को अपने आसपास में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए। तो ये थी डेंगू ज्वर, जो कि एक प्रकार की बुखार है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिजीज, जिसका नाम है सार्स। तो सार्स को बोलते हैं किलर निमोनिया। तो सार्स का अन्य नाम क्या है? किलर निमोनिया। और इस रोग का रोग कारक क्या होगा बच्चों? कोरोना वायरस, जो वायरस आजकल काफ़ी चर्चा में है और महामारी का रूप ले चुका है, और इसका अस्तित्व पहले भी था। तो सार्स रोग के रोग कारक का नाम क्या है? वायरस। स्टूडेंट्स, वायरस की एक विशेषता ये होती है कि जब भी पनपता है तो अपनी पुनः नई प्रतिकृति के साथ पनपता है, जिससे कि वायरल डिजीज़ का औषधि ढूंढने में, वैक्सीन ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वायरल डिजीज़ बहुत ही घातक होती हैं, जिसका कि उपचार मिलना बहुत मुश्किल होता है। इन रोगों में बचाव ही उपचार है।
तो अब हम देखते हैं सार्स डिजीज़ के बारे में, जिसको बोलते हैं किलर निमोनिया। तो इस रोग कारक क्या बताया मैंने? इस रोग का कारक होता है कोरोना वायरस। तो इस रोग का प्रसार किस प्रकार से होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से सार्स रोग का प्रसार होता है। तो सार्स रोग में सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है? मनुष्य का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो श्वसन तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है निमोनिया, किलर निमोनिया रोग से। तो इसमें प्रमुख लक्षण है श्वास लेने में दिक्कत होना, फेफड़ों में सूजन आना, श्वास नली में संकुचन होना। जब श्वसन तंत्र प्रभावित होगा तो इससे संबंधित जितने भी अंग हैं वो उनमें समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे श्वास लेने में दिक्कत आती है, फेफड़ों में सूजन आती है और श्वास नली में संकुचन होता है। और इस रोग का बचाव ही उपचार है। तो स्टूडेंट्स, वायरल डिजीज से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़, जिसका नाम है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स ये भी एक प्रकार की बुखार है, इसमें भी रोगी को बुखार आता है। तो चिकन पॉक्स का रोग कारक का क्या नाम है बच्चों? वेरिसोला जूस्टर। क्या नाम है? वेरिसोला जूस्टर। और इस रोग का प्रसार किस प्रकार से होता है? इस रोग का प्रसार भी एक रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से इस रोग का प्रसार होता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग होता है त्वचा। तो क्या प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा? त्वचा। इस रोग में प्रमुख लक्षण क्या आते हैं? हल्का बुखार आता है और उसके बाद में शरीर पे दाने हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आती है बदन पे दाने, शरीर के निचले हिस्से पे दाने, और फिर आते हैं चेहरे पे दाने। तो ये होती है चिकन पॉक्स। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़, जिसका नाम है चेचक, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं छोटी माता। तो इस रोग का रोग कारक क्या होता है बच्चों? इस रोग में रोग कारक होता है वेरियोला वायरस। तो चेचक वायरस का रोग कारक क्या होता है? वेरियोला वायरस। और इस रोग का प्रसार कैसे होता है? रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से चेचक का प्रसार होता है। तो हमें रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए। हमें रोगी व्यक्ति से अपने को पृथक रखना चाहिए। और चेचक से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग होता है त्वचा और मस्तिष्क। और इस रोग के लक्षण है शरीर पर लाल दाने बनना। तो इस रोग में सबसे पहले चेहरे पे लाल दाने होंगे, उसके बाद में बाकी बदन पे लाल दाने दिखाई देंगे। और चेचक का उपचार है चेचक का टीका लगाया जाना। तो ये था चेचक वायरल डिजीज, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वायरल डिजीज, जिसको बोलते हैं चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया एक वायरल बुखार है जिसका रोग कारक का नाम भी चिकनगुनिया वायरस ही है। और इस रोग को फैलाने का काम करता है बच्चों एडिस इजिप्टाई मच्छर। क्या करता है? एडिस इजिप्टाई मच्छर। और इसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाले अंग होंगे पेशियाँ और हड्डियाँ। तो मनुष्य की पेशियों में और हड्डियों में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसका? चिकनगुनिया बुखार का। और इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं बच्चों? इस रोग में आता है अचानक ज्वर आता है और जोड़ों में तेज दर्द होता है। और इसमें अचानक तेज जोड़ों में दर्द होता है। और इस रोग का बचाव ही उपचार है। और अब हम देखते हैं एड्स वायरस के बारे में। तो नेक्स्ट वायरल डिजीज़ का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एड्स वायरल डिजीज़, जिसकी एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों? ये एक वैश्विक बीमारी है जिसका उपचार करना, वायरल डिजीज़ है जिसका उपचार करना असंभव है। एड्स कोई मतलब एक रोग नहीं है, ये एक अनेक रोगों के लक्षणों का समूह होता है बच्चों। क्या होता है ये? एड्स कोई पर्टिकुलर रोग नहीं होता, ये एक बहुत सारे रोगों का समूह होता है जिसके अंदर मनुष्य की मतलब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली काम करना बंद कर देती है, जिससे कि धीरे धीरे मनुष्य के सभी तंत्र काम करना बंद कर देते हैं और इससे मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं एड्स के बारे में। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम।
तो अब हम देखते हैं सिंड्रोम की परिभाषा। तो सिंड्रोम क्या होता है बच्चों? सिंड्रोम होता है अनेक रोगों के लक्षणों के समूह को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। और एड्स का रोग कारक क्या होता है? रोग कारक इसको बोलते हैं जिसकी वजह से कोई बीमारी फैलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोग कारक बोलते हैं। तो एड्स का रोग कारक क्या होगा बच्चों? जो कि हम सब जानते हैं, इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको बोलते हैं HIV, जिसकी वजह से क्या फैलता है? एड्स फैलता है। तो इस रोग का रोग प्रसार कैसे होता है बच्चों? इस रोग का प्रसार होता है यौन संबंध व असुरक्षित रक्ताधान से। तो रोगी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने व असुरक्षित रक्ताधान से क्या होता है? एड्स रोग का प्रसार होता है। इसमें सबसे अधिक प्रभावित अंग होता है प्रतिरक्षा प्रणाली। तो इसमें सबसे प्रमुख लक्षण क्या आते हैं स्टूडेंट्स? इसमें प्रमुख लक्षण आते हैं उल्टी, दस्त, बुखार, शरीर का फूल जाना, गांठें और अनेक रोग एक साथ हो जाते हैं इसमें। तो एड्स के बचाव उपचार में क्या आता है बच्चों? इसमें AGT वैक्सीन का यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है एजिडोथाइमिडिन, और दूसरी वैक्सीन का नाम है DDL और DDC। तो हम देखते हैं एड्स के कुछ प्रारंभिक लक्षण। तो एड्स के कुछ प्रारंभिक लक्षण क्या होंगे? इसमें मनुष्य का वजन काफ़ी हद तक क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। लगातार खांसी बनी रहती है, बार बार जुकाम का होना, बार बार बुखार का आना और सिर दर्द होना, थकान होना, शरीर पर निशान बनना। फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है बच्चों? शरीर पर निशान बन जाते हैं। भोजन करने में अरुचि हो जाती है, लसिकाओं में सूजन आ जाती है। और हम देखते हैं एड्स के उपचार के बारे में कुछ जानकारी। तो एड्स का उपचार होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, दवाइयों का उपयोग किया जाता है एड्स के उपचार में। इसका उद्देश्य होता है HIV वायरस के प्रभाव को कम करना, और मनुष्य की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती हैं? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या करती है? मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और अवसरवादी रोगों को ठीक करती है। तो और इस रोग का बचाव ही एक उपचार है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा? वायरल डिजीज़ के बारे में देखा, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।